हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और किंगडम मोनेरा को आपने जो इतना प्यार दिया तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका कैसे शुक्रिया करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किंगडम मोनेरा की सफलता के बाद इसका पार्ट 3 हम आपके सामने लेकर आए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा भी जैसे किंगडम मोनेरा जो है सूक्ष्म जीवों का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम था, उसी तरह से दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। आप लोगों ने जो मोनेरा किंगडम वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, सच में बहुत दुर्लभ है। संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ है, भूतों का संसार और सच्चा वाला प्यार। सच में आपने सच्चा वाला प्यार दे दिया, भूतों का संसार फिर कभी देख लेंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। ये किंगडम या ये जो जगत है, किंगडम प्रोटिस्टा दिया गया था हैकेल, साइंटिस्ट थे हैकेल, HACKEL, हैकेल ने किंगडम प्रोटिस्टा का सुझाव दिया था। अब ये किंगडम प्रोटिस्टा होता क्या है, काफी लोग जो पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उन्हें भी मैं समझा देता हूं। देखिए, मैंने पहले कहा है दो चीजें बहुत दुर्लभ है, सच्चा वाला प्यार और भूतों का संसार। तो एक संसार हमारे सामने है प्रोटिस्ट का, सूक्ष्म जीवों का, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का। यह हमारे सामने है, लेकिन हमारी आंखों की इतनी क्षमता नहीं होती कि इन्हें देख सकें। तो हम इन्हें देखें कैसे? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप में जब आप पानी के कुछ सैंपल्स लेते हो, सिंपल पानी, तो वहां पर आपको काफी सारे छोटे छोटे जीव तैरते हुए नजर आते हैं। उन्हें बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली बिकॉज वी कैन सी देम बाय थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली। तो यहां पर जो ये छोटे छोटे जीव हमें नजर आ रहे हैं ना, इन्हें हम सूक्ष्म जीव या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के जिनको नहीं देखा जा सकता। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होती है वो ज्यादातर एक ही कोशिका की बनी हुई होती है, यानी यूनिसेल्यूलर होती है। अब ये क्योंकि एक ही सेल की बनी हुई है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। लेकिन इनमें भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो है वो बहुत ही कम डेवलप्ड है, जो कि बैक्टीरियाज की होती है, अनडेवलप्ड सेल्स की होती है। इनकी सेल्स को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी जो है अमीबा जैसे जीवों की होती है, जो डेवलप्ड होते हैं। इन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। यूकैरियोटिक का मीनिंग होता है डेवलप्ड सेल्स। ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है बहुत डेवलप्ड होता है। सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गन्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म की सेल्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ही जीवों को डाला गया है, ऐसी ही ऑर्गेनिज्म को इसमें डाला गया है, जिन्हें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेल्यूलर यानी इनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, यानी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, यानी शरीर की बात आती है तो। और यूकैरियोटिक है, इनकी सेल्स डेवलप्ड होती है। तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा भी बहुत बड़ा किंगडम है, और इसके जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती है ना, वो भी वास्ट ऑफ वेराइटीज में मिलती है, यानी सब प्रकार की वेराइटी में इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। इनमें फीडिंग के लिए, हैबिटेट के हिसाब से, रिप्रोडक्शन के हिसाब से, इन सब में बहुत वेराइटियां मिलती है किंगडम प्रोटिस्टा में। यूं मान लीजिए कि जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस जैसे किंगडम जो निकले हैं, उनकी जड़ों में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा किंगडम प्रोटिस्टा। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में आपको कुछ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तरफ फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। यहां पर आपको एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, प्रोटोजोआ जैसे। और यहां पर इसके अंदर आपको फंगस यानी सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफेटजिक, जो सड़ी गली चीजों के ऊपर जिंदा रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो कि फंगस का कैरेक्टर शो करेंगे। और यही नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म युग्लिना जैसे भी मिलेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो तीन किंगडम है, प्लांट, फंजाई और कौन, एनिमेलिया, इन तीनों की जो पैदाइश है वो शायद कहीं पर हमें प्रोटिस्टा से देखने को मिलती है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। कहां मिलते हैं, वो फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, मराइन में मिल जाएंगे, जीवों के पेट में भी मिल जाएंगे, या किसी की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं पैरासाइट के रूप में। यहां पर और क्या मिलेंगे, सेप्रोफाइटिक, सड़ी गली चीजों के ऊपर जिंदा रहते हुए भी मिल सकते हैं। डेड और डीके प्रोडक्ट होता है ना, सड़ता गलती कोई चीज होती है, गोबर वगैरह, उसके ऊपर भी चिपचिपे रूप में ये मिल सकते हैं, जंगलों में मिल जाएंगे। इनकी डाइवर्स फॉर्म्स होती है, बहुत अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, कुछ में बाहर की तरफ जो है सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, और अंदर जो है साइटोप्लाज्म मिलेगा, डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ इनके अंदर मिलेगा। लेकिन फिर भी इनमें क्योंकि डाइवर्सिटी मिलती है तो इस वजह से इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। तो यहां पर इनकी सेल्स डेवलप्ड होती है। तो आगे देखते हैं कि हमने प्रोटिस्ट को किन किन ग्रुप्स में बांटा है। आगे बढ़े बढ़े चलिए देखो, देखिए अगर इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, इन्हें बांटने की बात करते हैं, तो इन्हें 5 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है, या 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स, फिर आते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स, दूसरा ग्रुप का नाम है, तीसरे आते हैं यूग्लिनोइड्स, चौथे हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, और पांचवें हैं स्लाइम मोल्ड्स। एक बार आप वीडियो को रिपीट करोगे आपको आराम से ये नाम याद हो जाएंगे। चलिए अब हम क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं। ये जो 3 टाइप के प्रोटिस्ट हैं, या इन ग्रुप्स में आने वाले जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी खास बात होती है कि वे पेड़ पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस सूरज के प्रकाश में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स को पढ़ने से पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि समुद्र की तली में या जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, कुएं, तालाब, उनकी तली में सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, पौधे नहीं उग सकते, फिर भी उनके पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है। कारण क्या है? कारण जी हां, क्राइसोफाइट्स उसका कारण होता है। क्या खास बात है क्राइसोफाइट्स की? क्राइसोफाइट्स की यह खास बात होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हाईली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से इन्हें कहा जा सकता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ वाटर बॉडीज। तो यह पानी के स्रोत में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, फूड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्राइसोफाइट्स किस तरह के जीव होते हैं? देख ली, हाईली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, सूरज का प्रकाश पड़ता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाया जाता है और फूड बनाते हैं। फूड बनाते हैं तो किसे खिलाएंगे? फूड बनाते हैं तो जितने भी पानी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म मिल रही है ना, उन सबका पालन पोषण का काम क्राइसोफाइट्स का ही होता है। दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन और एंड वाटर बॉडीज आल्सो। तो सबसे पहले इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं डायटम्स, दूसरे हैं डेस्मिड्स। सबसे पहले हैं डायटम्स, दूसरे कौन है? डेस्मिड्स। यहां पर डेस्मिड डायटम्स जो होते हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह की। इनकी जो इनमें प्लांट सेल्स की तरह सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल में सेल्यूलोज मिलेगा, सेल्यूलोज के साथ सिलिका भी मिलेगा। सिलिका जो पत्थरों में मिलता है वैसा सिलिका। माइक्रोस्कोप से जब इसे देखेंगे हम तो ये ऐसा नजर आएगा जैसे कांच जड़े हुए हों इनकी सेल वॉल के ऊपर। तो कांच की जैसी सेल वॉल मिलती है इनकी। तो यहां ये इनकी जो सेल वॉल है, जब ये मर जाते हैं
तो भी ये तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल खत्म नहीं होती, तो काफी रिजिड सेल वॉल इनमें मिलती है। ये स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, सबसे छोटे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट डायएटम ही होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। आगे जो क्राइसोफाइट में दूसरा टाइप है वो कहलाता है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। गोल्डन एल्गी वो होते हैं जो कि येलोइश या पीले कलर में आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है। ठीक है, सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, समुद्र में या फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हम क्राइसोफाइट की बात करते हैं। देखिए, क्राइसोफाइट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, फ्लोट पैसिवली, पानी के साथ ही बहते रहते हैं। ऐसा कोई इनमें फ्लोटिंग ऑर्गन नहीं मिलता, फ्लैजिला या सीलिया नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पानी के वाटर करंट, पानी की जो धाराएं होती है उनके साथ बहते रहते हैं। तो जहां जहां जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगा, पानी के साथ बहते रहे, गो विद द फ्लो। तो यहां पर प्लैंकटन इनका दूसरा नाम है। इनमें याद रखिए कि मैंने बताया था इनकी सिलिशियस सेल वॉल होती है। सिलिका सेल वॉल में क्या मिल रहा है? सिलिका मिल रहा है। तो कभी मर जाएंगे तो शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो सेल वॉल है ना, इनका शरीर, इनकी बॉडी खत्म नहीं होगी। खुद तो मर जाएंगे, बॉडी खत्म नहीं होगी। तो यहां पर ये जो बॉडी होती है, डेड बॉडीज, ये काफी सालों से, बिलियंस ऑफ द ईयर से सी बेड पर डिपॉजिट हो रही है। तो समुद्र तल में जब इनकी बॉडी डिपॉजिट होती जा रही है ना, तो इससे एक मिट्टी बनती है जिसे डायएडमेशियस सॉइल कहते हैं। ये बहुत बारीक रेत बनती है इनकी बॉडी से, जिसे डायएडमेशियस सॉइल कहा जाता है। बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्या यूज है इसके? ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में ये डायएडमेशियस सॉइल मिलती है, और एक पॉलिश वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि दानेदार होती है ना, तो ये यूज होता है इनका। ये डायटम्स गोल्डन एल्गी, गोल्डन कलर के, ये भी पानी के अंदर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हैं क्राइसोफाइट्स। आगे देखिए, अब आता है सेकंड ग्रुप, डाइनोफ्लेजिलेट्स। ये भी क्राइसोफाइट्स से कुछ ही मामलों में अलग हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स, नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब दो, और फ्लेजिलेट्स यानी टू फ्लेजिलास, दो फ्लेजिला। फ्लेजिला जिन बच्चों को नहीं पता हो कि सेल्स के ऊपर कई बार धागे जैसी स्ट्रक्चर्स मिलती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनके ऊपर धागे जैसी स्ट्रक्चर्स मिलती है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है फ्लेजिला। फ्लेजिला का यूज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तैरने के लिए करती है। ये लंबी होती है, इनसे छोटी भी धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उन्हें कहा जाता है सीलिया, CILIA, सीलिया। इन दोनों का अंतर जहां तक मेरी तरफ से मुझे समझ में आया है कि फ्लेजिला का प्रेजेंस एक प्लांट कैरेक्टर ज्यादा है और सीलिया का प्रेजेंस एक एनिमल कैरेक्टर ज्यादा है। अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आपको जो है एनिमल सेल्स के ऊपर सीलिया देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हमारी जो नाक है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रेकिया, यहां पर जो सेल्स होगी, जो एपिथेलियम होगा, उसमें आपको सीलियास देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर अगर हम किसी किंगडम से नहीं, किसी फाइलम से भी आगे बढ़े तो वहां पर एनिमल्स के सेल्स में आपको फ्लेजिला देखने को नहीं मिलेगी। तो सीलिया का प्रेजेंस जो है वो एनिमल कैरेक्टर को शो करता है, जबकि हमें फ्लेजिला देखने को मिलती है, किन में मिलती है? जो एल्गी होती है, एल्गी के जू स्पॉट्स में फ्लेजिला आपको देखने को मिलेगी, और ब्रायोफाइटा जो डिवीजन है प्लांट्स का, और टेरिडोफाइटा डिवीजन है प्लांट्स का, उसमें भी जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स के अंदर आपको फ्लेजिला देखने को मिलेगी। तो यहां पर सीलिया और फ्लेजिला भी कई बार डिस्टिंग्विश कर देती है प्लांट्स के कैरेक्टर को और एनिमल्स के कैरेक्टर को। फिर यहां पर प्लांट और एनिमल वाली बात ही नहीं हो रही, यहां पर तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम बात कर रहे हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स की। डाइनोफ्लेजिलेट्स जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें डबल फ्लेजिला हमें देखने को मिलती है, और सेल्यूलोज की प्लेट्स देखने को मिलती है सेल वॉल में, यानी सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज की प्लेट्स जमी हुई होती है, और दो फ्लेजिला होती है। दोनों फ्लेजिला का जो डायरेक्शन है, उनकी जो दिशा है, वो एक दूसरे के बिल्कुल अलग,
देखने को मिलती है। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम होती है इन जीवों के अंदर। ऑब्वियसली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की हिंदी में। ओके, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहां पर अगर इनकी बात करें तो ज्यादातर मिलेंगे आपको समुद्र में मिलेंगे। और इनमें ये किस टाइप के होते हैं? ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इनमें भी प्रेजेंट होता है, जो कि इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आ गई बात समझ में? आगे देखते हैं। लाल ज़ेंथोफिल वगैरह भी मिल सकते हैं, तो ये लाल कलर के या पीले कलर के भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। हां, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, बायोल्यूमिनेंस इनका विशेष गुण है। बायोल्यूमिनेंस, जैव संदीप्ति, अंधेरे में चमकना। गाना देखा वो एक था विलेन मूवी का, तेरी गलियां 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 तेरी गलियां। उसमें समुद्र के पानी में जब हीरोइन है वो समुद्र के पानी में तैर रही है, पानी चमक रहा है। हीरोइन को मत देखो, समुद्र का पानी देखो, समुद्र का पानी क्या कर रहा है? चमक रहा है। किसकी वजह से चमक रहा है? इनकी वजह से, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी सेल्स के अंदर ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन मिलता है। ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन इन्हें अंधेरे में चमकने की क्वालिटी देता है। और अंधेरे में चमकना, जब कोई बायोलॉजिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म अंधेरे में चमकती है, इसे कहा जाता है बायोल्यूमिनेंस। तो यहां पर ये बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, अंधेरे में चमक सकते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से समुद्र का पानी अंधेरे में चमकता है। आगे बढ़ते हैं। और क्या खास बात है? देखिए, इनमें और क्राइसोफाइट्स में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द सी हैं, वो फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये खिताब इन्हें क्यों नहीं मिला? ऐसा क्या गुनाह किया? तो देखिए, ये कभी कभार टॉक्सिक मटेरियल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़े टॉक्सिक हैं भैया क्या? डायनोफ्लैजिलेट्स टॉक्सिक मटेरियल भी ये प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभार समुद्र में इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, स्पेशली गोनियोलॉक्स जो एक डायनोफ्लैजिलेट है उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर ये रेड टाइड पैदा कर देता है। रेड टाइड का मतलब इसकी संख्या ज्यादा होने से समुद्र का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। और पानी एक तो खून की तरह लाल हो जाएगा, दूसरा जहरीला हो जाएगा। किसकी वजह से? गोनियोलैक्स की वजह से। पुराने जमाने में जो रेड सी है उसमें यह समझा जाता था कि इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती थी तो इसके टॉक्सिक मटेरियल की वजह से पानी के ऑर्गेनिज्म मर जाते थे और पानी भी खून की तरह लाल हो जाता था। तो इसे देवीय प्रकोप समझा जाता था। अरे बार योकायाग्यो, ठीक है। तो ये हो जाता था रेड टाइड। तो रेड टाइड भी ये पैदा करते हैं। इसके अलावा एल्गल ब्लूम वैसे तो एल्गी से रिलेटेड है कि एल्गी की क्वांटिटी अगर पानी में ज्यादा हो जाती है तो कई बार वो सूरज के प्रकाश को रोक लेती है, पानी में फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और पानी के जीव जंतु मर जाते हैं। उसे एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम भी बोला जाता है। इनके साथ भी वही होता है कि इनकी जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म मरने लगती है। इसे वाटर ब्लूम कहा जाता है। तो रेड टाइड और वाटर ब्लूम जैसी टर्मिनोलॉजी इनके साथ रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूग्लिनॉइड्स, तीसरे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यूग्लिनॉइड। पर यूग्लिनॉइड आधे आधे हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। अंधेरे में कुछ और, उजाले में कुछ और। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इन्हें कहा गया है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स को कहा गया है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे जीव हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक के रूप में काम कर रहे हैं। प्लांट्स भी यही हैं, एनिमल्स भी यही हैं। अच्छा, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, जो यूग्लिनॉइड्स हैं उसका एक मेंबर है यूग्लिना, EUGLINA, यूग्लिना। ये हमें मिलेगा फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में। आप देखने को मिलेगा मीठा ठहरे हुए पानी में। और यहां पर इसकी क्या खास बात होती है? तो देखिए, इसमें कुछ कैरेक्टर्स एनिमल सेल्स के मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स आपको प्लांट सेल्स के देखने को मिलते हैं। क्या है? देखते आगे।
सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी डिजाइन की। यहां पर बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल्स में क्या होती है? सेल वॉल होती है। इनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि एक लचीली मेम्ब्रेन, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, पेलिकल। ये एनिमल कैरेक्टर है, पेलिकल का प्रेजेंस एक एनिमल कैरेक्टर है। तो इनकी बॉडी के ऊपर पेलिकल होती है। और क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है, जो कि प्लांट कैरेक्टर है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मिलेंगे, थाइलेकोइड्स मिलेंगे सेल के अंदर। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो होगा पैरामाइलोन स्टार्च। यहां पर पैरामाइलोन स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड, इनका संचित भोजन होता है। प्लांट्स का इकट्ठा किया हुआ खाना क्या है? स्टार्च। और एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? यह आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहां पर पैरामाइलोन स्टार्च देखने को मिलता है। न्यूक्लियस होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला का प्रेजेंस प्लांट कैरेक्टर है। पैरामाइलोन स्टार्च का बनना एक प्लांट कैरेक्टर होता है। यहां पर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का पाया जाना एक प्लांट कैरेक्टर होता है। ये सब इसके प्लांट कैरेक्टर्स हैं। शरीर के ऊपर लचीली झिल्ली पेलिकल का प्रेजेंस होना एक एनिमल कैरेक्टर है। सेल वॉल की एब्सेंस एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। और जब अंधेरा होता है या फोटोसिंथेसिस की कोई संभावना नहीं दिखती है, ऐसी कंडीशंस में छोटे प्लैंक्टन्स को अपनी फ्लैजिला के थ्रू पकड़कर खाना एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हेट्रोट्रोपिक भी होता है। तो ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? यूग्लिनोइड्स में आते हैं। तो हमने 3 फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यहां पर देख लिए हैं। कौन कौन से देखे हैं? सबसे पहले हमने देखे क्राइसोफाइट्स, दूसरे देखे हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरे हमने क्या देखे? यूग्लिनोइड्स। तो यहां पर ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। आगे देखते हैं बचे कौन? सही, प्रोटोजोआ और स्लाइम मोल्ड्स। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के ऊपर। प्रोटिस्टा में एक ग्रुप है प्रोटोजोआ। बात समझ में आई? प्रोटोजोआ, कई बार इस नाम से हम परिचित हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटो, PROTO, प्रोटो का मतलब प्रारंभिक, सबसे पहले वाले, प्राइमरी या प्राइमेटिव। ज़ोअन्स, ZOANS, ज़ोअन्स। ज़ोअन्स का मतलब एनिमल्स या एनिमल्स जैसे कैरेक्टर दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म, एनिमल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर प्रोटो एंड ज़ोअन्स, प्रोटोज़ोअन्स, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल टाइप कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, या हम कह सकते हैं जनरली हेट्रोट्रोपिक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट विच शो हेट्रोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अंडरस्टैंडेबल? ओके। सो व्हाट द क्वालिटी ऑफ प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट? क्या क्वालिटी है इनकी? सबसे पहली बात, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है। बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, सेल मेम्ब्रेन से ही बॉडी कवर्ड होती है। तीसरी बात है कि हेट्रोट्रोपिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनमें मिलेगा। या तो ये क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस के थ्रू खा लेंगे, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस के थ्रू खा लेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, किसी के अंदर पैरासाइट के रूप में जिंदा रहेंगे। किसी भी तरह से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहेंगे। ओके, यहां पर क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो यहां पर ये 4 टाइप्स के होते हैं: अमीबॉइड प्रोटिस्ट, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, सिलिएटेड प्रोटिस्ट और स्पोरोजोन्स। तो देखिए, तो यहां पर प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किसके हिसाब से? इनके ऑर्गन्स के हिसाब से, चलने फिरने के ऑर्गन्स के हिसाब से, लोकोमोटिव ऑर्गन्स के हिसाब से। सबसे पहले हैं अमीबॉइड प्रोटिस्ट। अमीबॉइड प्रोटिस्ट का मतलब अमीबा जैसे प्रोटिस्ट। अमीबा, इनकी खास बात क्या है?
कि फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाई जाती इनके अंदर, बल्कि ये खाने को एक अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं, इंटेक करते हैं। क्या तरीका है इनका कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेंगे, उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। इन उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया बना लेते हैं, उनके थ्रू जो है फूड को इनटेक करते हैं और लेते हैं। या इनमें लोकोमोशन, चलने फिरने के लिए भी जो ऑर्गन मिलेगा वो होगा क्या, स्यूडोपोडिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर आएगा अमीबा, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको अमीबॉइड प्रोटिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अमीबा ही नहीं, एंट अमीबा भी आपको अमीबॉइड प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगा। आगे है फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट कौन होते हैं, ऐसे प्रोटिस्टा ग्रुप के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर एक तो पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। दूसरी खास बात होती है कि इनके अंदर तैरने के लिए फ्लैजिला मिलती है, तो इन्हें डाला जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट में। एग्जाम्पल है जियार्डिया। जियार्डिया एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोला जाता है, और ये एक बीमारी पैदा करता है जियार्डिएसिस। लेशमानिया, लेशमानिया काला अजहर नाम की बीमारी पैदा करेगा और सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है। और ट्रिपनोसोमा पैलिडम स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पैदा करता है, और सीसी फ्लाई के थ्रू जो है ये इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। तो यहां पर ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट होते हैं, ज्यादातर बीमारियां फैलाने वाले प्रोटिस्ट हैं। आ गया समझ में, आगे देखते हैं। तीसरे होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। ऐसे प्रोटोजोआ जिनकी पूरी बॉडी पर छोटे 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 सीलिया मिलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि फ्लैजिला जो होता है वो ज्यादा प्लांट कैरेक्टर माना जाता है, और सीलिया का जो प्रेजेंस है वो एनिमल कैरेक्टर माना जाता है। यहां पर जो सीलिएटेड प्रोटिस्ट हैं उसके अंदर आते हैं पैरामीशियम, इनकी बॉडी, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सीलिया, और ये फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलते हैं। यहां पर लास्ट आते हैं स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं स्पोरोजोअन्स जिनकी खास बात होती है कि इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। ये ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, तो इनके अंदर जो क्या बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया ये देखने को नहीं मिलती। तो क्या देखने को मिलता है, ये क्या करेंगे, जैसे दूसरे की बॉडी में चले गए तो ब्लड फ्लो के थ्रू या किसी भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये इधर से उधर जाते रहते हैं। दूसरी बात है, विशेष बात है कि नाम इनका स्पोरोजोन्स है। स्पोरोजोन्स का मतलब स्पोर्स। अब स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट्स में या फंगस में देखने को मिलेंगे। यहां पर स्पोरोजोन्स की खास बात है कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर स्पोर जैसी स्ट्रक्चर्स या स्पोर जैसी स्टेज आपको देखने को मिलेगी। स्पोर का मतलब होता है ये राउंड हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो राउंड हार्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्पोर बोला जाता है। इनकी लाइफ साइकिल में वो देखने को मिलती है। तो ये हो गए प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अब लास्ट बचते हैं स्लाइम मोल्ड्स। लास्ट स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स या जिनको स्मार्ट ब्लॉब भी कहा जाता है। संसार में दिमाग या तो इंसानों के पास है या फिर एक और इंटेलिजेंस संसार में एग्जिस्ट करती है जो हमें स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलती है। अभी भी काफी रिसर्च जारी है। वैसे तो यूनिसेल्युलर होते हैं, बट जब खाने की कमी या खाने को ढंग से एब्जॉर्ब करना हो उस कंडीशन में बहुत सारे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो एक साथ मिल भी जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको कि पेरिप्लाज्मोडियल स्टेज भी बोला जाता है। क्या है ये चीज, देखिए स्लाइम मोल्ड्स ऐसे प्रोटिस्ट जो कि सड़ी गली चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फिर भी इनका डिपेंडेशन फंगस के डिपेंडेशन की तरह का नहीं होता। सेप्रोफेजिक हैं, सेप्रोफाइटिक नहीं है। देखिए, तो दीज आर सेप्रोफेगस और सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बट नॉट फंजाई। इन्हें फंजाई में नहीं डाला जा सकता। याद हो तो फंगस, फंगस जो डेड और डीके प्रोडक्ट के ऊपर उगते हैं उन्हें फंगस कहा जाता है। यूनिसेल्युलर फंगस में आता है यीस्ट। अगर यीस्ट को हम फंगस में डाल सकते हैं तो हमने स्लाइम मोल्ड्स को फंगस में क्यों नहीं डाला? इनकी फूड हैबिट की वजह से। ये चिपचिपे से बड़े जीव हैं जो सड़ी गली चीजों के ऊपर मिलते हैं, इस वजह से इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। लेकिन ये सड़ी गली चीजों के ऊपर पाए तो जा रहे हैं लेकिन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे।
फंगस का जो खाना खाने का तरीका होता है, फंगस एंजाइम्स को अपने फूड के ऊपर डालता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उस डाइजेस्टेड फूड को फंगस एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वो तरीका ये नहीं अपनाते। ये क्या करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? जब एक सेल किसी सॉलिड फूड पार्टिकल को खा जाती है, घेर कर खा जाती है, तो उसे बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। सबसे आसान तरीका समझने का। तो यहां पर ये क्या करते हैं कि खाने के ऊपर फैले हुए हैं और उसको धीरे 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 अपने अंदर लेकर खा रहे हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन इनके अंदर मिल रहा है। तो सेल के अंदर फूड इनटेक करके फिर खाना इनकी आदत होती है। इस वजह से इन्हें स्लाइम मोल्ड्स एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। दूसरी हमने बात की बायोलॉजिकल यूनिसेल्युलर इंटेलिजेंस की। इनकी खास बात है कि ये मेजेस को सुलझा सकते हैं, पहेलियों को सुलझा सकते हैं, रास्ता ढूंढ सकते हैं और किसी भी तरह से इनमें मेमोरी पाई जाती है। यानी जिस रास्ते से ये गुजरे हैं उस रास्ते में स्पेशल केमिकल सिम्टम्स, ये सिंबल्स ये छोड़ते हुए जाते हैं ताकि इन्हें रास्ता याद रहे। ये खास बात इनकी पाई जाती है। बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं फंगस के जैसा, और यहां तक कि काफी सारी सेल्स इनकी मर्ज हो जाती है। मेनी सेल्स मर्ज टुगेदर फॉर्म सुपर सेल, और सुपर सेल बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियल स्टेट भी बोला जाता है। तो ये होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो ये इस तरह से प्रोटिस्ट ग्रुप आपको, प्रोटिस्ट किंगडम आपको समझ में आया होगा। आई होप आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फंगस किंगडम। तब तक के लिए जय हिंद,